हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हमें बाबर के बारे में पढ़ना है और इसी के साथ साथ में हम समझेंगे कि कैसे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। कल की क्लास में हमने ये बात समझ ली थी कि जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था जिसे हमने लोदी वंश कहा था, उसमें जो अंतिम शासक था जिसे हमने इब्राहिम लोदी कहा था, उसके शासनकाल में भारत आया था बाबर, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई जिसे हमने कहा था। तो इस पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 राजवंशों को हमने पढ़ा था। पहला था इसमें गुलाम या मामलुक राजवंश, दूसरा खिलजी राजवंश, तीसरा तुगलक, फिर सैयद और अंतिम में हमने पढ़ा था लोदी राजवंश। तो लोदी राजवंश के अंतिम जो शासक थे, सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको पराजित कर दिया गया था पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा, और इस तरह से फिर यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। कल की क्लास में हमने थोड़ा बहुत समझा था, आज की क्लास में डिटेल में हम समझेंगे कि जब बाबर भारत आया था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, और इसके बाद कैसे मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ पर बाबर ने डाली, और बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी हम सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे डिटेल में। तो देखिए, मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के 1707 तक चला था। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 तक चला था और फिर 1707 से लेकर के 1857 तक को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। तो अगर मुगल साम्राज्य आपसे पूछा जाए तो वैसे तो आपको बताना है 1526 से लेकर के 1857 तक, लेकिन 1526 से लेकर के 1707 तक जो मुगल साम्राज्य के मजबूत प्रतापी शासक थे वो हुए थे। इसके बाद औरंगजेब की 1707 में डेथ हो जाती है और इसके बाद जितने भी मुगल साम्राज्य के शासक या सुल्तान हुए वो अयोग्य थे, और इसके बाद धीरे धीरे करके मुगल साम्राज्य डूबता चला जाता है। तो देखिए, कल की क्लास में हमने समझा था कि जो इब्राहिम लोदी था, यहाँ पर दिल्ली में सुल्तान बैठता था, यहाँ पर इब्राहिम लोदी रहता था। इसके चाचा और दौलत खान, पंजाब का जो एक सूबेदार या गवर्नर हुआ करता था, ये था दौलत खान, और इसके चाचा आलम खान ने मिल करके बाबर को यहाँ पर आमंत्रित किया था कि वो इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला करे और दिल्ली को जीत ले। इसके बाद लूटपाट करने के बाद वह वापस फरगना लौट जाए। इसके अलावा राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने भी यहाँ पर बाबर को आमंत्रित किया था कि ये आए और यहाँ पर इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करें, लूटपाट करके वो वापस अपने जहां पर उनका स्थान था, जहां पर वो शासन करते थे, वहां वापस लौट जाएं और दिल्ली इनके हाथ में देकर चले जाएं। लेकिन बाद में बाबर दिल्ली यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाता है, यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। इस तरह से मुगल साम्राज्य यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो देखिए, हमें सबसे पहले समझना है ये उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान वाला देश था, यहाँ पर ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान है, पहले ये पूरा इंडिया के अंतर्गत ही आता था। तो इसे अब के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये उज्बेकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान में एक छोटी सी जगह थी फरगना। ये जो फरगना थी, यहीं के सरदार हुआ करते थे बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। तो बाबर के पिता फरगना के सूबेदार हुआ करते थे। फरगना उज्बेकिस्तान की एक छोटी सी जगह थी और इनके पिता उमर शेख मिर्जा उसी जगह के सूबेदार हुआ करते थे। इसके बाद ये जो उमर शेख मिर्जा थे, ये जहां पर सरदार थे फरगना में, तो इनके रिश्तेदारों से और इनके पड़ोसियों से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। समय समय पर यहाँ की गद्दी पाने के लिए इनके साथ बहुत सारे लोग संघर्ष करते थे, लड़ाई करते थे। और इसी क्रम में इनकी एक लड़ाई हुई थी उमर शेख मिर्जा के साले से, या इन्हीं की बहन जो थी, इन्हीं की जो वाइफ थी कुतलुग निगार खानम, उनके भाई के साथ एक बार बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की लड़ाई होती है। इसमें इनके साले जीत जाते हैं। उमर शेख मिर्जा जो थे बाबर के पिता, इनकी डेथ हो जाती है इसमें। और इसके बाद लेकिन इनके जो साले होते हैं
वो यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाते हैं। फरगना का शासक या सरदार बना दिया जाता है 12 वर्ष की उम्र में बाबर को। जब इनके पिता की डेथ हुई थी तो बाबर मात्र 12 वर्ष के थे और 12 वर्ष की उम्र में ही इन्हें फरगना का यानी इस जगह का सरदार नियुक्त कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। 1494 में इनके पिता की डेथ हो जाती है इनके मामा के साथ हुई एक लड़ाई में। इनकी माता का नाम आपको याद रखना है कुतलुग निगार खानम। ये मंगोल या चंगेज खां की वंशज थी, यानी मंगोल या चंगेज खां जो था उससे बिलोंग करती थी। इसके अलावा इनके पिता तैमूर के वंशज थे। हमने पढ़ा था तैमूर लंग भारत आया था। तैमूर लंग यहाँ मंगोलों का एक शासक हुआ करता था। तो इस तरह से ये बाबर जो था ये इन दोनों का पुत्र था। इसने अपना जो साम्राज्य शुरू किया था उसे मुगल साम्राज्य इसने कहा था। मुगल का अर्थ होता है बहादुर, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ये बहादुर मुगल का अर्थ होता है। 12 वर्ष की उम्र में 1494 में बाबर फरगना की गद्दी में बैठ गया था, फरगना का सरदार बना दिया गया था। कुछ समय बाद 1494 में ही बाबर, क्योंकि युवा था और इसके साहसी राजा था, हिम्मत वाला राजा था, तो इसने सोचा कि हम क्यों ना उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पर कब्जा कर लें। तो इसने उज्बेकिस्तान की जो राजधानी थी समरकंद वहां पर आक्रमण किया, अटैक किया। लेकिन समरकंद को 1494 में ये जीत नहीं पाया था। इसका जो अभियान था वो असफल हो जाता है। फिर इसके बाद 1497 में यानी 3 साल बाद इसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया, अटैक किया। इस जगह पर जिसे हम समरकंद कह रहे हैं ये उज्बेकिस्तान की उस समय पर राजधानी हुआ करती थी। जब 1497 में इसने आक्रमण किया तो इसने 100 दिनों के लिए समरकंद पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद समरकंद से इसे खदेड़ दिया जाता है, वापस ये फरगना लौट कर आता है, फिर से अपनी शक्ति मजबूत करता है, अपना हिम्मत बांधता है, अपनी सैन्य शक्ति अच्छी करता है और उसके बाद 1501 में फिर से ये समरकंद में आक्रमण करता है, क्योंकि ये समरकंद में कब्जा करना चाहता है। समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी थी तो एक तरह से ये पूरा एरिया इसका हो जाता। तो ये 1501 में फिर से आक्रमण करता है समरकंद में। समरकंद को ये दोबारा जीत लेता है 8 माह के लिए। 8 महीने बाद फिर से यहाँ ये खदेड़ दिया जाता है और ये वापस फरगना लौट आता है। फिर इसके बाद जब ये देखता है कि समरकंद जीतना शायद इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, इसे बाद में ये जीतेगा, ये बात सोच करके ये अभियान चलाता है यहाँ काबुल के लिए। काबुल आपको पता है अफगानिस्तान की राजधानी है। तो ये 1504 में काबुल के लिए एक अभियान चलाता है और काबुल और इसके अलावा गजनी का जो क्षेत्र होता है उसे जीत लेता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत गंदा होता है। बार बार ये समरकंद को जीतता है और जीतने के बाद वहां से खदेड़ दिया जाता है, तो बार बार समरकंद इसके हाथ में आता है और इसके हाथ से वापस चला जाता है। तो इसने 1504 में काबुल और गजनी को जीत लिया था, लेकिन कुछ समय तक ये वहां पर रुका। इसने देखा कि यहाँ पर भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इसे यहाँ से खदेड़ दिया गया तो फिर इसके काबुल और गजनी जीतने न जीतने का कोई अर्थ नहीं होगा। 1507 में जब इसको लग जाता है कि यहाँ से शायद इसकी बात बन जाएगी, यहाँ पर इसको वापस फरगना नहीं लौटना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर पादशाह की उपाधि धारण करता है। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो बाबर के पूर्वज थे उनके द्वारा हमेशा मिर्जा की उपाधि धारण की गई थी। कौन सा ऐसा पहला मुगल शासक था जिसके द्वारा पादशाह की उपाधि धारण की गई थी और किस अवसर पर? तो बाबर ने पहली बार पादशाह की उपाधि धारण की थी और काबुल और गजनी जो अफगानिस्तान में पड़ते हैं उनको जीतने के उपलक्ष्य में इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद जब ये काबुल और गजनी को जीत लेता है जो यहाँ पर स्थित है, तो इसके मन में ऐसा साहस जागता है कि शायद अब हम समरकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी वहां पर अभियान करें, अटैक करें तो उसको जीत लेंगे। फिर ये वापस जाता है 1511 में समरकंद। तो जब ये समरकंद जाता है, यहाँ से समरकंद जाता है और यहाँ पर अटैक करता है,
तो इस दौरान ये जो काबुल और गजनी वाला रीजन था ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, आजाद हो जाता है। इसके पहले जब इसने काबुल में अटैक किया था, काबुल और ये जो गजनी वाला रीजन था, जब इसने यहाँ पर अटैक किया था 1504 में, उस समय ये फरगना जो था, ये फरगना ने भी विद्रोह कर दिया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये अब तक फरगना जो इसका वास्तव में जहां का ये सरदार था उसको अपने हाथ से खो बैठा है। इसके अलावा जो ये अफगानिस्तान का रीजन था, काबुल और गजनी वाला, जिसे इसने जीता था, ये भी इसके हाथ से जा चुका है। जब ये यहाँ पहुंचता है तो समरकंद को जीत लेता है 1511 में। 1511 में इस समरकंद को जीतता है और 1512 में ये भी इसके हाथ से वापस चला जाता है। इसे यहाँ से फिर से खदेड़ दिया जाता है। तो अब तक इसकी स्थिति ऐसी थी कि इसके पास रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं बची थी। फरगना इसके हाथ से चला गया क्योंकि इसने काबुल जीतने के लिए फरगना को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर काबुल इसके हाथ से चला गया क्योंकि काबुल को इसने बिना किसी अच्छे नियंत्रण के छोड़ दिया और समरकंद अटैक करने के लिए चला गया। समरकंद में ये बार बार जीत जाता था लेकिन फिर विद्रोह होता था, ये वहां के जो शासक होते थे उनके द्वारा पुनः खदेड़ दिया जाता था, भगा दिया जाता था। तो इसके पास अब तक यहाँ तीनों जो ये रीजन थे, यहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं बची थी। ये पहाड़ियों में अपने सैनिकों के साथ, अपने वफादारों के साथ रह रहा था, पत्थरों में, पहाड़ों में संघर्ष कर रहा था, जीवन अपना वहां पर गुजार रहा था। इसके बाद 1512 तक की ये कहानी थी कि इसने किस तरह से यहाँ पर संघर्ष किया और किस तरह से इसके हाथ से सब कुछ मध्य एशिया जो था वहां से जा चुका था। फिर इसके बाद इसने 1519 में बाजौर और भेरा में एक आक्रमण किया, अभियान चलाया। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये पहली बार इधर फरगना से आया था अफगानिस्तान, काबुल और ये जो गजनी वाला एरिया था, इसको जब इसने जीता था तो इसने इसे बड़ी आसानी से जीत लिया था और इसने देखा था कि इधर समरकंद और मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीतने से ज्यादा आसान है कि हम इधर अभियान चलाएं, इधर हमारे लिए जीतना बहुत आसान होगा। तो इसने 1519 में बाजौर और भेरा में अटैक किया। बाजौर और भेरा देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में पड़ते हैं। ये जो दो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये है बाजौर और ये है भेरा। ये जो लाइन है ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन, जिसे अभी वर्तमान में डूरंड रेखा कहा जाता है। तो देखिए ये जो बाजौर और भेरा थे, इनको बड़ी आसानी से बाबर जीत लेता है 1519 में और वापस ये अपना पहाड़ों पर चला जाता है। यहाँ पर जीतता था और वापस लौट जाया करता था। फिर 1519 में ही इसने पाकिस्तान में जो पेशावर नाम की जगह है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बाजौर और भेरा को जीता। फिर ये आगे बढ़ता है, यहाँ पर पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में पेशावर को भी ये 1519 में ही जीत लेता है। फिर इसके बाद ये और आगे बढ़ता है, 1520 में इसने यहाँ पर बाजौर और भेरा से लेकर के ये जो सियालकोट वाली जगह थी जो पंजाब में पड़ती है, यहाँ तक को जीत लेता है। तो अब तक ये यहाँ तक के क्षेत्र को जीत लेता है। 1524 में ये थोड़ा और आगे बढ़ता है और लाहौर जो पंजाब की राजधानी थी उसको मिला करके ये लगभग पूरे पंजाब को जीत लेता है। तो पंजाब का उस समय गवर्नर था दौलत खां। दौलत खां ने ही इसे आमंत्रित किया था। हमने कल की क्लास में भी थोड़ा सा समझा था, आज की क्लास में भी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ तक के रीजन को बाजौर और भेरा यानी अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के यहाँ जो भारत का पंजाब वाला रीजन था वहां तक के क्षेत्र को ये लगभग 1524 में ही जीत चुका था। 4 अभियान 1526 के पहले जब इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी उसके पहले ही ये कर चुका था और सभी में सफल हुआ था। तो इसकी हिम्मत बढ़ी कि इस रीजन को जीतना ज्यादा आसान है। और उस समय जब बाबर भारत में आक्रमण कर रहा था तो उस समय भारत की राजनीति की स्थिति ऐसी थी कि सच में यहाँ पर कोई भी आक्रमण करता उसके लिए जीतना बहुत आसान था। आपको पता है, हमने देखा भी था पहले भी, 1336 में यहाँ बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो गए थे दक्षिण में।
ये दोनों स्वतंत्र हो गए थे और ये दोनों ने अलग अलग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। यहाँ दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठा था, जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे, जिन्हें हमने कहा था आलम खां, उन्होंने और पंजाब का ये जो गवर्नर था दौलत खां, इन दोनों ने जब देखा कि बाबर यहाँ से जीतता हुआ लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्योंकि इनमें खुद में अपनी हिम्मत नहीं थी कि ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह कर दे या इब्राहिम लोदी के साथ में कोई लड़ाई लड़े और इसके बाद दिल्ली पर कब्जा कर ले, तो इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। यहाँ पर दौलत खान ने और आलम खान ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आइए, इब्राहिम लोदी को यहाँ पर पराजित करिए और जितनी भी लूटपाट आपको करनी है लूटपाट करिए और वापस अपनी जो जगह है वहां पर लौट जाइए। फिर इसके बाद जो मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, इसने भी इस समय बाबर के बारे में सुन रखा था, बाबर की ख्याति के बारे में कि किस तरह से वो यहाँ से यहाँ तक के रीजन को जीत चुका है। तो बाबर को एक साहसी राजा के रूप में, शासक के रूप में ये देख रहे थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ पर इब्राहिम लोदी के साथ साथ दौलत खां और आलम खां को भी पराजित करिए। यहाँ से जितना भी आपको सहायता चाहिए, मदद चाहिए, वो हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। इसके अलावा जब आप दिल्ली को जीत लेंगे तो दिल्ली में जितना भी आपको लूटपाट करनी है करिए, इसके बाद दिल्ली को हमारे लिए छोड़ करके वापस लौट जाइएगा। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे कि दौलत खां के रीजन में, जो ये पंजाब वाला रीजन होता है, यहाँ पर बाबर ने कब्जा कर लिया है, यहाँ तक को बाबर ने जीत लिया है। फिर बाबर को जब ये अवसर मिलता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी हमारी सहायता करने के लिए बहुत तरह से तैयार हैं, और ऊपर से बाबर में ये हिम्मत भी थी क्योंकि वो बार बार यहाँ पर यहाँ तक के रीजन को बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बहुत मेहनत के जीतता हुआ आया था। तो इसको ये लग गया था कि यहाँ पर भी हम दिल्ली में कब्जा कर सकते हैं। तो यह आता है और ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र था जहाँ पर सुल्तान बैठता था, उससे लगा हुआ राज्य है हरियाणा, आप जानते हैं वर्तमान में भी। तो हरियाणा की एक जगह है पानीपत, पानीपत में आकर के ये अपनी सेना को लगा देता है। फिर इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में अब हमें पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने अब तक ये समझ लिया कि बाबर ने कौन कौन से प्रारंभिक प्रयास किए थे या प्रारंभिक अभियान किए थे भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए। कौन कौन सी लड़ाइयां, भारत के पानीपत की जो लड़ाई थी या मुगल साम्राज्य की नींव पड़ने से पहले जो लड़ाइयां थी वो बाबर ने लड़ी थी 1519 से लेकर के 1524 तक। हमने इस क्रम में समझा कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ने से पहले 4 युद्ध या 4 अभियान पहले ही कर लिए थे, 1519 में, 1520 में और 1524 में। अब इसके बाद बाबर 1526 में ये जो दिल्ली के बगल में हरियाणा राज्य है, इसकी एक जगह है पानीपत, वहां पर आकर के अपनी सेनाओं को खड़ा कर देता है, वहां पर आकर के अपनी सेनाओं को लगा देता है। इसके बाद बाबर का पहला पानीपत की जो लड़ाई होती है वो होती है इब्राहिम लोदी, जो उस टाइम पर दिल्ली का सुल्तान था और दिल्ली में लोदी वंश का आखिरी सुल्तान ये हुआ करता था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। इसमें बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था, ये बात आपको याद रखनी है। तोप का इससे पहले भारत में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया था। बाबर ने न सिर्फ तोप का प्रयोग किया था, इसके अलावा इसके पास बहुत प्रशिक्षित, बहुत ट्रेंड जो तोपची थे वो भी हुआ करते थे, और इनका नाम था उस्ताद अली कुली और दूसरे तोपची का नाम था उस्ताद मुस्तफा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इनके तोपचियों का नाम पूछा जा सकता है। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि तोपों का या तोप खानों का पहली बार बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई में प्रयोग किया गया था, और ये लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत नाम की जगह पर। इसमें देखिए कहा जाता है कि बाबर जो था उसके पास सिर्फ 12,000 की सेना थी, और जो इब्राहिम लोदी था उसके पास
1 लाख से ज्यादा की सेना थी, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया था, क्योंकि उसके पास युद्ध की बहुत सारी अच्छी अच्छी नीतियां थी और इसके साथ ही साथ उसके पास आधुनिक हथियार थे उस समय के रिगार्डिंग। जैसे उसके पास तोपें थी और उसके पास तोप चलाने वाले अच्छे सैनिक थे, उस्ताद अली कुली और उस्ताद मुस्तफा, ये उसके 2 तोपची थे जिन्हें बहुत अच्छा अभ्यास था। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो बाबर था उसने तुगलमा नीति का इस्तेमाल किया था, तुगलमा नीति का प्रयोग किया था और इस नीति को बाबर ने सीखा था उज्बेक जो जनजातियां थी। जब हमने थोड़ी देर पहले देखा था बाबर उज्बेकिस्तान के फरगना का सरदार हुआ करता था पहले, तो उज्बेकिस्तान में उज्बेक जनजातियां जो थी वो इस तुगलमा नीति का इस्तेमाल किया करती थी। उन्हीं से बाबर ने इस नीति को सीखा था या ग्रहण किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तुगलमा नीति जिसका प्रयोग बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किया था वो उसने कहां से सीखी थी। तो उज्बेक जो जनजातियां थी उनसे ये सीखा था बाबर ने। और ये जो तुगलमा नीति थी ये किससे कहा जाता है ये भी हमें समझना है। तो देखिए, बाबर के आने से पहले हमारे यहाँ पर जो भी युद्ध हुआ करते थे उनमें मान लीजिए ये एक राजा है और ये दूसरा राजा है, मान लीजिए ये बाबर है और ये इब्राहिम लोदी है और पानीपत की पहली लड़ाई यहाँ पर चल रही है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर, मान लीजिए ये कोई पहले राजा होते, इसके पहले कोई युद्ध चल रहा होता तो हमारे यहाँ आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी। जो पैदल सैनिक होते थे वो पैदल सैनिकों के साथ लड़ते थे, जो घुड़सवार होते थे वो घुड़सवारों के साथ लड़ते थे और एक सैनिक के साथ ही लड़ता था यहाँ पर। और यहाँ पर सेनाएं इस तरह से खड़ी होती थी आमने सामने। जब युद्ध की घोषणा होती थी तो दोनों तरफ की सेनाएं एक एक सैनिक के साथ यहाँ पर लड़ती थी। लेकिन बाबर ने जो ये नीति अपनाई थी जिसे तुगलमा नीति कहा जाता है, जो उसने उज्बेकिस्तान से सीखा था, उज्बेकों से सीखा था, उसमें इसने 3 टुकड़ियों में अपनी सेना को विभाजित कर दिया। एक यहाँ पर सीधे जो यहाँ पर इन सैनिकों से लड़ रही है सीधे, ये यहाँ पर एक टुकड़ी होती थी और 2 टुकड़ियां यहाँ पर इसकी हुआ करती थी। तो इसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी जब आमने सामने की लड़ाई हो रही थी तो बाबर ने इनको पहले से कह रखा था कि ये जो सेना की टुकड़ी होगी ये धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी। जब ये पीछे की तरफ बढ़ी तो इब्राहिम लोदी के सैनिकों को और इब्राहिम लोदी को ये लगा कि हमसे डर करके ये जो सेना है, ये सैनिक टुकड़ी है, ये पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि इन्हें इस तरह की किसी भी नीति का कभी अंदाजा नहीं था, इन्होंने कभी भी इस तरह से युद्ध नहीं लड़ा था। तो जब ये टुकड़ी पीछे की तरफ जाने लगी तो ये जो इब्राहिम लोदी की सेना थी ये आगे की तरफ बढ़ती है और ये जो 2 सैनिक टुकड़ियां होती हैं ये इधर से आकर के इस पूरी सैनिक टुकड़ी जो इब्राहिम लोदी की सेना थी उसको घेर लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने चारों तरफ से जो इब्राहिम लोदी की सेना थी, बाबर की सेना ने इसको घेर लिया और फिर यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी के सैनिक जिन्हें सिर्फ एक सैनिक के साथ लड़ने का अभ्यास था, अगर एक सैनिक इधर से आ रहा है, एक सैनिक इधर से आ रहा है और एक सैनिक इधर से आ रहा है तो उन्हें इस तरह से 2 या 3 सैनिकों के साथ लड़ने का अभ्यास नहीं था। यहाँ पर बहुत भगदड़ मच गई। बाद में इब्राहिम लोदी यहाँ पर मारा जाता है और सारी सेना वापस भाग जाती है और इस तरह से बड़ी आसानी से 1 लाख की इब्राहिम लोदी की सेना को बाबर ने या बाबर की 12,000 की सेना ने बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है जिसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है, इसमें लिखा था कि जो इब्राहिम लोदी था उसके साथ युद्ध करने में हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। हमने बड़े आसानी से बहुत कम समय में युद्ध, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जा रहा है, ये हमने जीत लिया था। इसमें यह भी लिखा था इसने कि हमने सुबह युद्ध शुरू किया था और दोपहर आते आते ये लड़ाई खत्म हो गई थी और हम पूरी तरह से विजयी हो चुके थे। फिर इसके बाद इसी युद्ध में हमें यह भी याद रखना है कि उस्मानी विधि, जो तोप सजाने की विधि होती थी उसे उस्मानी विधि कहा जाता था। यहाँ पर इस तरह से सैनिक खड़े रहा करते थे और इनके बीच बीच में ये तोपें लगा दी जाती थी, तो इसी को उस्मानी पद्धति कहा जाता था। तो उस्मानी पद्धति का प्रयोग भी पहली बार पानीपत की लड़ाई में हुआ था। फिर बाबर ने इस युद्ध में जब विजय हासिल की, विजय हासिल करने के बाद इसने अपनी प्रजा में और सेनाओं में
चांदी के जो सिक्के थे वो बहुत व्यापक मात्रा में बांटे थे। इसकी इसी उदारता के कारण यहाँ के लोगों ने और यहाँ की सेना ने कलंदर की उपाधि दी थी। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, जब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि राणा सांगा ने और इसके अलावा आलम खां और पंजाब का जो दौलत खां था, पंजाब का गवर्नर था, इन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद राणा सांगा को लगता है कि अब बाबर यहाँ पर तैमूर लंग की तरह लूटपाट मचाएगा और इसके बाद वापस फरगना लौट जाएगा या काबुल लौट जाएगा। लेकिन बाबर यहाँ पर रुक जाता है, वो जाता नहीं है वापस। और जब राणा सांगा इससे कहते हैं कि आप वापस लौट जाइए लूटपाट करके, तो फिर यहाँ पर बाबर कहता है कि नहीं, अब हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि हमारे पास फरगना भी नहीं है, काबुल भी एक तरह से हमारे हाथ से निकल चुका है। और जो हमने देखा था सबसे पहले, वहां पर उसकी कभी भी स्थायी तौर पर वह टिक नहीं पाया था। बार बार वहां पर वो कब्जा करता था और वापस वहां से भेज दिया जाता था। तो इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये कहता है कि अब हम दिल्ली में ही रहेंगे और यहीं पर अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। इसीलिए फिर बाद में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम कहेंगे खानवा की लड़ाई या खानवा का युद्ध। और ये होता है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जब ये बात कही थी कि हमारी लड़ाई थी, पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ, वो हमने बड़ी आसानी से जीत ली थी, हमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन हमारी असली जो लड़ाई थी वो थी राणा सांगा से, क्योंकि राणा सांगा को जीतना इतना आसान नहीं था। राणा सांगा बहुत साहसी था और राणा सांगा को ऐसा कहा जाता है कि उसने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी। 84-85 उसके शरीर में घाव थे और इसके बाद भी वो बहुत साहसी और प्रतापी राजा हुआ करता था, बहुत हिम्मत वाला राजा होता था। तो बाबर ने कहा था कि हमें मेन जो दिक्कत थी वो राणा सांगा से थी और हमें ये बात पता थी कि राणा सांगा को हराना इतना आसान हमारे लिए नहीं होगा। तो इसने जब खानवा की लड़ाई हुई, जब बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध छेड़ा, तो अपने सैनिकों को इन्वॉल्व करने के लिए उसने इमोशनली उनको इन्वॉल्व करने के लिए जिहाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया और कहा कि हम राणा सांगा के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। जो भी इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर जिहाद कर रहे हैं राणा सांगा के खिलाफ, ताकि इसकी जो सेना है वो इमोशनली अटैच हो जाए खानवा के युद्ध में। क्योंकि खानवा के युद्ध के पहले 1526 में पानीपत की लड़ाई और उसके पहले 1524 तक 19 से लेकर के लगातार इन्होंने लड़ाइयां की थी। इसकी सेना भी थक चुकी थी और यहाँ पर खानवा के युद्ध को करते समय इनके पास कोई कारण नहीं था कि क्यों हमें इनके साथ युद्ध करना है। तो बाबर ने पहली बार जिहाद की बात की थी खानवा के युद्ध में और कहा था कि हमें इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध यहाँ पर करना है। इसी को हम खानवा की लड़ाई कहेंगे। और फिर इसके बाद जब इसने खानवा की लड़ाई में जब इसने राणा सांगा को पराजित कर दिया, तो उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध में बाबर ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए, अपनी सेना में जोश भरने के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग किया। इसी में उसने कहा था कि मैं अगर ये युद्ध जीत जाता हूं तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा, क्योंकि उसे शराब और बहुत सारे नशे की लत थी। उसने कहा था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर शराब छोड़ दूंगा। फिर इसने जब युद्ध जीत लिया तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब हुआ करता था तब काफिरों को मारने वाला। तो इसने पहली बार गाजी की उपाधि धारण की थी जब राणा सांगा को पराजित किया था। अब देखिए, खानवा का जब युद्ध हुआ था 1527 में, तो राणा सांगा युद्ध के मैदान में ही घायल हो जाते हैं और यहाँ से फिर इनको ले जाया जाता है इलाज के लिए। बाबर लड़ाई जीत जाता है। अब यहाँ पर जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो जो राणा सांगा थे, राणा सांगा का ही एक सरदार हुआ करता था मेदिनी राय। मेदिनी राय यहाँ पर चंदेरी यानी जो मालवा वाला रीजन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मालवा और बुंदेलखंड वाला जो रीजन था, यहाँ पर मेदिनी राय राणा सांगा के एक सरदार या एक प्रतिनिधि के तौर पर शासन किया करता था। जब खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा का साथ देने आया था मेदिनी राय। तो बाबर ने कहा कि अब अगली लड़ाई जो है वो हमारी मेदिनी राय के साथ होगी।
क्योंकि मेदिनी राय ने राणा सांगा का यहाँ पर सपोर्ट किया था खानवा के युद्ध में। इसके बाद ये क्योंकि राणा सांगा का ही सरदार हुआ करता था, प्रतिनिधि हुआ करता था, तो बाबर ने मेदिनी राय से कहा कि हमारे क्योंकि तुम्हारा जो प्रमुख है शासक था जो राणा सांगा, वो युद्ध हार चुका है, तो हमारे कब्जे में इसे भी मालवा और बुंदेलखंड वाले रीजन को सौंप दो और हमारे अंडर में आ जाओ। तो इसने मना कर दिया था मेदिनी राय ने, और इसकी फिर लड़ाई हुई थी बाबर के साथ। तो इसी को हमने बाद में कहा चंदेरी का युद्ध, और 1528 में यहाँ पर चंदेरी का युद्ध बाबर के साथ मेदिनी राय का होता है। जो राणा सांगा थे, क्योंकि खानवा की युद्ध में मेदिनी राय ने इनका साथ दिया था, तो राणा सांगा का यहाँ पर इलाज चल रहा था, ये घायल थे, लेकिन इन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि मेदिनी राय का सपोर्ट करने के लिए, उन्हें सहायता देने के लिए हमें चंदेरी जाना चाहिए। तो जब ये चंदेरी जा रहे थे, इनके जो सेनापति थे, इनके जो सहयोगी थे, तो उनका बिल्कुल मन नहीं था कि हम यहाँ पर जाकर के मेदिनी राय की सहायता करें, क्योंकि ये पहले ही ये महसूस कर चुके थे कि बाबर को पराजित नहीं किया जा सकता। तो जब रास्ते में जा रहे थे, एक जगह पर ये खाना वाना खाने के लिए रुकते हैं, वहां पर राणा सांगा को इन्हीं के जो सैनिक थे, सेनापति थे और जो इनके विश्वास पात्र थे, वो जहर दे देते हैं और विष देकर इनको मार डालते हैं। फिर यहाँ से इनकी कहानी खत्म हो जाती है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में युद्ध होता है चंदेरी का, जो मालवा और बुंदेलखंड वाला रीजन है। यहाँ भी जो मेदिनी राय था, बाबर के सामने टिक नहीं पाता, उसकी भी हार होती है। तो चंदेरी के युद्ध में आपको याद रखना है, बाबर विजयी हो जाता है और मेदिनी राय हार जाता है। और मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी, उन पुत्रियों को लेकर के बाबर अपने हुमायूं और कामरान 2 बेटे थे, इनको सौंप देता है। तो ये बातें इसमें आपको याद रखनी है। फिर तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध हो चुका 1528 में। घाघरा यहाँ पर चौथा और अंतिम युद्ध बाबर के द्वारा जो लड़ा गया था, वो 1529 में होता है। यह हुआ था महमूद लोदी के साथ, और ये इसका अंतिम युद्ध था। महमूद लोदी, ये जो इब्राहिम लोदी था, इसी का चचेरा भाई था, और बिहार वाले रीजन में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार वाले रीजन में ये शासन कर रहा था। तो इसके साथ बाद में लड़ाई होती है, क्योंकि महमूद लोदी बार बार इसके जो साम्राज्य क्षेत्र था इसमें प्रवेश करता था, इसको परेशान करता था। तो बाद में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच में होता है। महमूद लोदी इसमें मारा जाता है और बाबर इसमें विजयी होता है। फिर इसके बाद 1529 में यहाँ पर घाघरा का युद्ध होता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के संदर्भ में इतिहासकार बहुत सारी बातें कहते हैं। कोई कहता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट उसको सूट नहीं किया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा जो अभी आगे हम देखेंगे, बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठेगा। हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम, उसने जो पुस्तक लिखी थी उसमें उसने कहा था कि ये जो इब्राहिम लोदी था, इसकी माँ ने बाबर को खीर दी थी खाने के लिए, उस खीर में जहर मिलाया था और उस खीर को खा करके बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे भी उसकी मृत्यु हुई हो, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कुछ बातें आपको और याद रखनी है इससे रिलेटेड। तो मृत्यु के बाद आगरा के आराम बाग नाम की जगह में इसके शव को दफनाया गया था। जब इसकी मृत्यु होती है तो आगरा के आराम बाग में इसे दफना दिया जाता है। बाबर ने जो पुस्तक लिखी थी तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा उसी को कहा जाता है। इस पुस्तक में लिखा था कि जब भी मैं मरूं तो मेरे शव को दफनाया जाए काबुल में। जब ये पुस्तक पढ़ी जाती है बाद में, तो फिर इसके शव को निकाल करके इसे काबुल में दफनाया जाता है। तो 2 बार इसके शव को दफनाया गया था, एक बार आगरा के आराम बाग में और दूसरी बार काबुल में। फिर इसके बाद बाबरी मस्जिद, जिस पर आजकल विवाद चलता रहता है, विवाद होने के बाद अब जहां पर अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया है, वो बाबरी मस्जिद बनाने का काम भी इसी के सेनापति मीर बाकी के द्वारा किया गया था। ये बात याद रखिएगा, मीर बाकी। और इसके अलावा शाहरुख नाम का एक सिक्का चलाया था बाबर ने। इसकी पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, और इसमें मुबई मान पद्य शैली का इस्तेमाल किया गया है। ये बात भी याद रखिएगा।